हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था क्या, व्यतिकरण। जो चैप्टर पढ़ा रहे थे लाइट में वो चल रहा था व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण में हमने 2 क्लास हम लोग को पढ़ा भी दिया है। आज हम लोग देखो, हमने तुम लोगों को बताया था परिणामी आयाम निकालना सिखा दिया था ना कि परिणामी आयाम कैसे होता है। व्यतिकरण की परिभाषा बताया था कि जब 2 समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो एक नई तरंग का निर्माण होता है उसे व्यतिकरण कहते हैं। या तो कह सकते हो कि जब समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलते हैं तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं तथा जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये बताया था। परिणामी तीव्रता निकालना भी सिखा दिया था कि परिणामी तीव्रता कैसे होती है। परिणामी आयाम भी बता दिया था। संपोषी व्यतिकरण के लिए हमने बता दिया था कि कलांतर पथांतर क्या होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए भी बताया था। आज हम लोगों को सीखना है जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के लिए व्यंजक और उनकी चौड़ाई ज्ञात करना। ये हमने तुम लोगों को बताया था कि दीप्त फ्रिंज किसे कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज किसे कहते हैं। ऐसे देखो, जैसे मान लो रंगे चल रही हैं समान आवृत्ति की लगभग, तो कहीं पर तीव्रता अधिकतम होगी, कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होगी। क्रम से होगा, एक बार अधिकतम फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम फिर न्यूनतम। जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी तो वहाँ पर जो व्यतिकरण बनेगा वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होगा, वहाँ संपोषी व्यतिकरण होगा। वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण, जहाँ तीव्रता न्यूनतम तो वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी तो प्रकाश नहीं जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा, तो वहाँ विनाशी व्यतिकरण, वहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा। फिर संपोषी व्यतिकरण क्रम से होता है, एक बार संपोषी फिर विनाशी फिर संपोषी फिर विनाशी, ये क्रम से बना करता है। मतलब संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, फिर संपोषी फिर विनाशी, फिर संपोषी फिर विनाशी। जहाँ संपोषी व्यतिकरण होगा तो वहाँ याद रखना दीप्त फ्रिंज होगा। कौन सा फ्रिंज? फ्रिंज माने ये जो फिल्म बनी है। जहाँ संपोषी व्यतिकरण होगा वहाँ दीप्त फ्रिंज होगा। जहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा वहाँ अदीप्त। दीप्त माने चमकीला, अदीप्त माने अंधेरा टाइप। तो क्योंकि तीव्रता न्यूनतम होती है तो अंधेरा छा जाता है और इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और यहाँ पर जो फ्रिंज बनती है वो अदीप्त बनती है, मतलब चमकदार नहीं बनती। और जहाँ तीव्रता अधिकतम होती है तो वहाँ चमक होती है, तो वहाँ दीप्त फ्रिंज बनता है और इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक। और हमने बता दिया था कि दीप्त फ्रिंज के लिए अथवा संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर भी मैंने बताया था बेटा। क्या होता था? 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके के कलांतर भी बता दिया था। इसका पथांतर अगर कहा जाए, पथांतर dx इस तरीके बताया था। पथांतर क्या बताया था? 0, ये तो होता था क्योंकि cos 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ये सब क्या होते हैं? ये संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर है और ये पथांतर है। बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर आता है बेटा वो आता है कितना? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके से आता है। और जो पथांतर आएगा वो कितना आएगा? वो आ जाएगा λ/2, 3/2 लेमडा, 5/2 लेमडा, इस तरीके से चलता है। ठीक है, पथांतर आता है। तो अभी और तुम्हें पता चल जाएगा पथांतर आखिर क्या है ना। एक फार्मूला और याद रखना है, कलांतर इक्वल टू होता है λ/2 5 इंटू dx माने कलांतर पथांतर का संबंध का फार्मूला होता है। याद रख के देख लो, देख लो, इसमें हमें ये निकालना है। तो जैसे मान लो हमने रख दिया 2 पाई, इसकी जगह रख दिया कितना? 2 पाई।
2 पाई की जगह कितना आ जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा ना, लैम्डा dx निकालो, dx अगर निकालोगे तो हो जाएगा कितना, dx बराबर लैम्डा बाई 2 की 4 पाई हो जाएगा। ये तो होना कितना चाहिए 2 पाई, यहाँ तुम्हारा होता है ये 2 लैम्डा होता है, ये होता है। जब dx बराबर करोगे तो ये नीचे रहेगा, है ना, इससे निकालोगे तो आ जाएगा, ये 2 पाई ये कट जाएगा, dx बराबर है लैम्डा बाई 2। ठीक है, आगे हम करेंगे तो पता चल जाएगा। ये हो गया, हम लोगों को व्यंजक निकालना है, देखिए दीप्त का एक, अदीप्त का, तो हेडिंग लिखो दीप्त तथा अदीप्त पिंडों के लिए व्यंजक, बाद में चढ़ाए, दीप्त तथा अदीप्त पिंडों के लिए व्यंजक। इसमें देखो क्या करना होगा बेटा, एक सबसे पहले देखो मानोगे, शर्तें लिखाई दिया था कि व्यतिकरण तभी बनता है जब, व्यतिकरण की घटना तभी होती है जब क्या हो, 2 प्रकाश स्रोत हो। दोनों प्रकाश स्रोत कैसे हो, महीन हो, तीक्ष्ण हो। जैसे देखो ये हमारा मान लो कि प्रकाश स्रोत यस है, मान लो प्रकाश स्रोत है, इससे एक वर्णी प्रकाश में किरणें चली, आगे एक स्लिट हमने लिया, आगे क्या लिया, देखो फिगर इसका अच्छे समझ लेंगे, एक हमने स्लिट लिया, ये मान लो प्रकाश स्रोत कोई है, और प्रकाश स्रोत से एक वर्णी प्रकाश जा रहा है। एक वर्णी प्रकाश किसे कहते हैं, जिसका कला संबंध क्या हो, स्थिर हो, नियत हो, उनसे क्या कहते हैं, तो जिसका डिफरेंस ना हो, एक साथ चलेंगे। अब क्या है, इस स्लिट में मान लिया 2 छिद्र हैं, इस स्लिट में हमने मान लिया क्या है, 2 छिद्र हैं, एक छिद्र का नाम S1 है, दूसरे छिद्र का नाम S2 है। अब ये प्रकाश की जो किरणें हैं ये सब इनसे भी तो होकर गुजरेगी और इससे भी होकर गुजरेगी, और हमने मान लिया जो दोनों छिद्र हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। ये स्मॉल डी क्या है, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी है। जो दोनों छिद्र हैं ये सपाट है, मतलब तीक्ष्ण महीन है बिल्कुल, ठीक है। तो किसी एक वर्णी, हमने माना कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, इससे एक वर्णी, एक प्रकाश स्रोत, इससे एक वर्णी प्रकाश निकलता है, और ये आगे रखे स्लिट से होकर गुजरता है, और आगे रखा जो स्लिट है, स्लिट में 2 छिद्र हैं S1 और S2, जिनके बीच की दूरी D है। अब इन स्लिटों से क्या निकलता है, नया तरंग निकलेगा। कह सकते हो कि S1 S2 ये क्या करने लगता है, नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगता है। ये हाइगेंस जी ने बताया था, हाइगेंस जी ने बताया था कि ये क्या काम करने लगता है, नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगता है। ऐसा लगता है कि यहीं से प्रकाश आ रहा हो, इससे अब लेना देना नहीं। तो सबसे पहले तरंगांग इसी से निकलेगा। आप देखो कैसा क्या सिचुएशन होता है। आगे हमारा बेटा कोई पर्दा रखा है, ठीक, यहाँ हमें देखना है कि कहाँ पर चमकदार बनेगा तो कुछ कहाँ पर कैसा बनेगा। देखो सबसे पहले किरणें मान लो चली, कहीं पर यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर कहीं मान लो मिल गई किरणें। ये बिंदु मान लो क्या, वो बिंदु मान लो, कौन सा बिंदु मान लो, और इसे हमने क्या किया, इसे लंबा आधा कर दिया, आधा कर दिया, ठीक। ये बिंदु मान लो सी है। अब क्या है, अब जरूरी थोड़ा यहीं पर मिलेंगे, और भी कई जगह मिलेंगे। यहाँ पर जो मिलेंगे केंद्रीय फ्रिंज है, इसे क्या कह सकते हो, इसे केंद्रीय फ्रिंज कह सकते हो। अगर पेपर में आ जाएगी अदीप्त फ्रिंज का व्यंजक बताओ, तो इसे कह देना केंद्रीय अदीप्त फ्रिंज है। जब कहेगी दीप्त फ्रिंज का व्यंजक बताओ, तो इसे मान लेना दीप्त केंद्रीय फ्रिंज है, ठीक है। अभी हम दोनों को एक साथ निकालना है, तो अभी मान लिया क्या, केंद्रीय फ्रिंज है। और जब और क्या किया, और क्या घटना घटित हो सकती है, प्रकाश किरणें इधर भी मिल सकती हैं, ये वाली प्रकाश किरणें इससे भी प्रकाश चल करके इधर भी जा सकता है, यहाँ पर भी तो मिल सकती हैं,
क्या यहाँ नहीं मिल सकती क्या? ये प्रकाश किरणें जो कि इससे एक वाणी प्रकाश चला, इससे एक वाणी प्रकाश चला, ये दोनों मान लो पर्दे के यहाँ पर मिला तो यहाँ पर एक फ्रिज बन गई। अब अथवा ये भी हो सकता है, अथवा बोला है हमने, ये भी हो सकता है कि ये वाली प्रकाश किरणें इधर भी जा सकती हैं, नीचे भी जा सकती हैं। फिर हम लोग बना लेंगे, जिससे कैलकुलेशन कर लेंगे। ये मान लिया पी बिंदु यहाँ पर मिल गया, इसका भी परपेंडिकुलर खींच लो। बात समझ गए? अब देखो क्या है, हमने मान लिया ये कौन सा है, और चलो दूसरे कलर का नहीं है क्या, हमने क्या किया, इससे इस पर लंब डाल दिया, इससे S1 से S2P वाले में क्या कर दिया, लंब डाल दिया, ये परपेंडिकुलर है, इसे यम मान लो। यम मान लो या कुछ भी और भी कुछ हो सकते हो, मान लो हमने P है, Q मान लो, Q, ठीक, ये लंब है, और क्या मालूम है, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये वाला हमारा थीटा होता है, ये वाला भी थीटा होगा, थोड़ा वैसा हो जाए तो हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, ठीक। बाकी इस वजह से हमने अलग अलग कलर कर दिया है। अगर देखो इसको गौर से अगर घुमा दें, इसको अगर घुमा के ले आए तो ये थीटा है, ये वाला भी थीटा है, तो इसी में मिल जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये समझो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है ना, तो इस तरीके हमारा। और इनकी बीच की दूरी कितनी है, इसकी बीच की दूरी कैपिटल डी है, बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल डी है। तो बस फिर लैंग्वेज लिख लो, फिर डेरिवेशन करते हैं। देखो माना कोई एक प्रकाश स्रोत है, माना यस, यस मान लो, बाजू यस, माना यस कोई प्रकाश स्रोत है, यस मान दिया गया, माना यस कोई प्रकाश स्रोत है, जिससे प्रकाश किरणें आगे चलती हैं, जिससे प्रकाश किरणें आगे चलती हैं, और इसके आगे एक स्लिट रखी है, और इसके आगे एक स्लिट रखी है, जिसमें दो छिद्र S1 और S2 हैं, जिसमें दो तीक्ष्ण छिद्र, तीक्ष्ण माने महीन, इसमें दो तीक्ष्ण छिद्र S1 और S2 हैं। तीक्ष्ण छिद्र S1 और S2 हैं। जो एक दूसरे से बहुत समीप, जो एक दूसरे से बहुत समीप स्मॉल d दूरी पर हैं। हाइगेन्स के अनुसार S1 और S2, हाइगेन्स के अनुसार S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। हाइगेन्स के अनुसार S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है, और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं, और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं, और इससे क्या, द्वितीयक तरंगिकाएं
इससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ती हैं। और ये अध्यारोपित होकर कैपिटल डी दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। इन फ्रिंजों की चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की गणना की जा सकती है। आगे लाइन से लिखो, माना कि पर्दे के बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है। देखो, जब दीप्त के लिए करोगे तो दीप्त लिख दोगे, अगर अदीप्त के लिए व्यंजक करोगे तो अदीप्त लिख दोगे ना। माना कि पर्दे के बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है। माना S1 S2 का लंबार्धक मतलब एक आधा बीचों बीच हो जाएगी। S1 S2 का क्या लंबार्धक CO, लंबार्धक क्या है CO, ये यहाँ पर C है, बीचों बीच हो गया लंबार्धक ये लंबार्धक। ये विकिरण है, नहीं बनाओगे तब भी चल जाएगा, कंफ्यूज ना होना, समझाने के लिए बताया था तुम्हें। नहीं बनाओगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे बना ये हमारी आंधी तो फ्रिंज बन गई। ये एक प्रकार की फ्रिंज होती है लेकिन केंद्रीय होती है, और ये क्या है लंबार्धक है बीचों बीच, यहाँ पर भी मिल सकती है। और केंद्रीय दीप्त से ये वाली जो फ्रिंज है यहाँ पर दीप्त फ्रिंज है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो ये वाली दीप्त फ्रिंज है इसकी बीच की दूरी x मानेंगे है ना, तो लिख लो। O पर मिलता है तथा P की O से दूरी x है, तथा P की O से दूरी x है। P की O से दूरी क्या है x है, ठीक। अतः S1 व S2 से P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर, S1 व S2 से P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर S2P माइनस S1P है। S2P माइनस S1P है। S1 से S2P पर लंब S1A मान लो, ना मानो A लिख लो, S1A लंब डाला गया है। तब बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर, S2A बराबर S2P माइनस S1P। देखो पूरा
अच्छा देखो, ये वाला गया इतना, इधर चला गया, एक ही इधर बना, तो जो एक्स्ट्रा बना हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लंब डाल दिया। ये सी है, तो देखो ये वाली जो दूरी है लंब डाला, ये वाली जो दूरी है और जो ये वाली थी, कभी हमने इसको ऐसे समझाया था तुम्हें, समझ में आ जाता, ये वाली और ये वाली इक्वल है, केवल एक्स्ट्रा कितना है, ये वाली एक्स्ट्रा चली है। तो मतलब जो हमारा आया है क्या, पथांतर बराबर लिख देना क्या, पथांतर। पथांतर का मतलब पथ में कितना अंतर आया, कौन ज्यादा चली है, ये वाली किरण ज्यादा चली है, और जो ज्यादा चली है तो ये वाली कितनी ज्यादा चली है, ये तो है। तो H2A बराबर क्या आ जाएगा, पथांतर H2A बराबर आ जाएगा H2P माइनस H1। जो हमारा H2A आएगा इतना, इसमें क्या करोगे, ये वाले H2P में H1P घटा दोगे तो ये डिस्टेंस निकल आएगी कितनी है, ये तो पथांतर निकालना है। तो आ जाएगा H2A बराबर ये कितनी है, ये हो जाएगी H2P में H1P घटा दो तो ये इतनी दूरी निकल आएगी, कितना पथांतर है। तो H2P माइनस H1P, ये पथांतर आ गया। याद रखना H2A जहाँ मिलेगा वहाँ H2P माइनस H1P रखेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग डेरिवेशन करना चालू करते हैं। अब देखो दो त्रिभुज तुम्हें समरूप दिख रहे होंगे, एक ये देखो यहाँ पर C हमने माना है, ये जो बिंदु है ये C है, तो एक त्रिभुज ले लोगे कौन सा, ये वाला त्रिभुज H1 H2 और कौन सा A, पता H1 H2A, और दूसरा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, PCO, ये वाला जो ये वाला है त्रिभुज PCO, एक ये वाला त्रिभुज ले लिया और एक ये वाला त्रिभुज ले लिया, ये भी तो लंब है इसमें। अगर गौर से देखो तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, जब कहते हैं दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो मतलब तीनों कोण बराबर, तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तथा ये समरूप त्रिभुज है, कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है इसलिए, और जो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब इसका अगर H1 H2 लोगे, मान लो एक हमने ये ले लिया, एक H1 H2, तो दूसरा बच्चे में क्या H2 है, ये तो पहले वाले त्रिभुज ले लिया H2A वाले में, अब उसमें देखो कौन सा लोगे, H2A वाले लंब है तो कौन सा हो जाएगा, H1 H2 इसका लिया दूरी वाला, इसका आ जाएगा कौन सा CO अपान में, अब इस वाले तो बुजुर्ग देखो CO और ये लंब वाला तो हो गया है ना, रख दो वैल्यू, H1 H2 कितना है, स्मॉल d, H2A कितना है, H2A इसे रखेगा, एक तो निकालना है, CO कितना है, CO का मतलब कैपिटल D, CO कितना है x, तो H2A बराबर कितना आ जाएगा, H2A बराबर आ जाएगा dx बट्टे कैपिटल D, ये पथांतर आ जाएगा। ये हमारे अंदर पथांतर आया, एक पथांतर ये, तो आगे हम लोग चाहे जिसका निकालना हो, दीप का निकालना हो, दीप का निकालना हो, सब निकाल आएगा। मेन हमारा ये अगर आ जाएगा तो मैं सब कुछ आ जाएगा, अब इसके बाद कुछ भी काम नहीं करना है, सबसे मेन यही है पथांतर निकालना है, तो पथांतर निकल आएगा। इतना नोट कर लो, तो इसके आगे कल बता देंगे, नोट कर लो सारा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट, इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये याद रखना। ठीक है, तभी कल समझ में आएगा। ठीक है, पता चले जाएगा।